अल्लाह ना करे सर जी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मेहनत करें। सर किस लिहाज से करें, कंसेप्चुअल करें या सारे नोट्स याद करें? बस तैयारी करें, जो जो आप लोगों को मिल रहा है ना वो सारा आप तैयार करें। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो स्टार्ट करना है ये है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इसको फर्दर आपने देखना हो तो ये जीडी टुल्ली की बुक है, उसका पेज 258 के ऊपर है ये टॉपिक आपका। तो ये सिलेबस आप देखें ना तो हम लोग ये पहले सारे टॉपिक आ चुके हैं। चिलेट भी हो गया है, वर्नर थ्योरी का गए हैं, वीबीटी हो गया, सीएफटी हो गया, और इसके अलावा स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज हमारा हो गया है। मैग्नेटिक हमने आज शुरू किया है। तो अभी ये एमओटी रहता है, सेजविक आपका रहता है, ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रहता है। ये जॉन टेलर थ्योरम हमने कर लिया, और इसके बाद ये चंद एक टॉपिक आपके रह गए। तो ऑलमोस्ट ये चैप्टर भी आप लोगों का ख़त्म होने वाला है। अच्छा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बेटा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि अगर हम देखें ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपका जो सपोज ये एक आपकी अरेंजमेंट, ये ऑर्बिटल हैं कोई भी है इसके अंदर है, ऐसा आपका डी है। ट्रांजिशन की हम बात करें तो हम डी को ले लेते हैं। तो इसके अंदर अगर तो ये सारे इलेक्ट्रॉन आपके पेयर फॉर्म में आ रहे हैं तो इसका कोई भी मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नहीं होगा, क्योंकि इसमें जितना आपका प्लस हाफ है ना उतना ही इसका प्लस हाफ है, तो इसका आपका जो है वो माइनस हाफ होता है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम नंबर आपको पता ही है। तो ये जो है ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑर्बिटल आए जिसके अंदर जस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन आए, तो इसकी जो ऑर्बिटल की इस इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है, अगर हम देखें ना तो ये आपका प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन के इस ये ऑर्बिटल है, तो ऑर्बिटल के अंदर आपका जो है ये एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन आपका एक तो इस साइड पे ये मूव करता है, और एक ये अपने एक्सिस के गिर्द मूव करता है। इसकी जो मूवमेंट है अपने एक्सिस के गिर्द, ये वाली ये मेजर कंट्रीब्यूशन होती है। और ये जो होती है ऑर्बिटल के अंदर, इसको हम जो है वो निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इसका कोई इफेक्ट नहीं होता मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के ऊपर, जबकि इलेक्ट्रॉन की अपने एक्सिस के गिर्द जो मूवमेंट है उससे एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो इस वजह से ये फिर क्या करता है, इसके अंदर इस कंपाउंड के अंदर आपकी क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो क्रिएट हो जाती हैं। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दो तरह की आपकी आ जाती हैं कि ये अगर आपका मैग्नेट है ना, तो या तो आपका ये मैग्नेट इसको अट्रैक्ट करे या वो क्या करे, इसको रिपेल कर दे। जब वो अट्रैक्ट करेगा तो पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर वो उसको रिपेल करता है तो वो डायमैग्नेटिक होगा। पैरा उस केस में होगा जहां पे आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। और डाया तब होगा जब उसके अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो जाएंगे, पेड होंगे। क्लियर? Magnetochemistry is the study of the magnetic properties of material. By magnetic property, we mean not only whether a material will make a good bar magnet, but whether it will be attracted or repelled by a magnet. Clear हो गया? Magnetism arises from moving charges, such as an electric current in a coil of wire. Such an electric current, इलेक्ट्रिक करंट इन अ कॉइल ऑफ वायर क्या होता है, करंट आपको पता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हो गया? तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आल्सो अराइजेस फ्रॉम द स्पिन एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन कंटेंट इन अ कंपाउंड। ये बात क्लियर होगी? ये जो बात मैंने अभी आपको समझाई है ये वो चीज है। और ये भी सेम वही है, क्योंकि आपका जो करंट है ना वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का आपका स्पिन आ जाएगा। In a material which does not have a current present, there are still magnetic interaction.
अच्छा, मैग्नेटिक इंटरेक्शन उसके अंदर होंगी लेकिन करंट नहीं है, तो वो आपकी जो मैग्नेटिक इंटरेक्शंस हैं वो कौन सी होंगी? रैंडम होंगी। कि ये आपका जो होता है ना जिसके अंदर फ्लो ऑफ करंट है, तो उसमें जो डोमेन होती है ना वो इस तरह होंगी आपकी, ये पैरेलल होती हैं, ये डोमेन इस तरह पैरेलल होती हैं, ये वाली होती हैं। और जो आपकी मॉलिक्यूलर मैग्नेटिक इंटरेक्शन है लेकिन उसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो उसमें कुछ इस तरह की होती हैं रैंडम सी, कोई इस तरफ को जा रही है, कोई इस तरफ को जा रही है, कोई ऐसे जा रही है, कोई ऐसे जा रही है। ये केस वहां पे होता है। लाइक आपका जो है ना वो एटीएम तो आपने सबने देखा ही होगा, यूज भी करते हैं, तो उसके अंदर वो जो मैग्नेटिक बार होती है ना, जब आप उसको एटीएम कार्ड के अंदर, मशीन के अंदर एटीएम कार्ड को डालते हैं, तो उससे पहले जो है वो इस तरह का होता है, उसके अंदर जो मैग्नेट है वो इस तरह का होगा, और जैसे ही आप उसको डालेंगे एटीएम मशीन के अंदर, तो वो सारी की सारी ये जो चीज है इस तरह अलाइनमेंट के अंदर आ जाती हैं। अलाइनमेंट के अंदर आएंगी, उसमें करंट फ्लो होगा, उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन आपने डाली हुई है वो सामने आपको शो हो जाती है। क्लियर हो गया? जैसे ही फिर आप उसको निकालेंगे तो वो इस तरह आपके पास आ जाएगा। क्लियर हो गया? ये जो बात लिखी है, देयर आर स्टिल मैग्नेटिक इंटरेक्शन, एटम आर मेड ऑफ चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन विच आर मूविंग कॉन्स्टेंटली। The process which create magnetic field in an atom are nuclear spin or electron spin or electron orbital motion. Nuclear spin होती है न्यूक्लियस की जो मोशन है, ठीक है। Some nucleus such as the hydrogen atom have a net spin which create a magnetic field. उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आपका मूव करता है। Electron spin, an electron has two intrinsic spin state similar to a top spin which we call up and down or अल्फा एंड बीटा। ये जो है ये इसको कह रहा है कि प्लस माइनस और नेगेटिव हाफ, या प्लस हाफ और नेगेटिव हाफ जो है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन, ये जो डायग्राम आपके सामने ना, अब आप इसमें देखेंगे ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका इलेक्ट्रॉन और मूव कर रहा है ऑर्बिटल के अंदर, तो ये ऑर्बिटल मोशन है। इसके अलावा अगर आप देखें ये जो इलेक्ट्रॉन स्पिन है, कि ये आपका इलेक्ट्रॉन है तो ये अपने एक्सिस के गिर्द भी मूव कर रहा है, ये है, ये आपकी इलेक्ट्रॉन स्पिन है, ये ऑर्बिटल स्पिन है आपकी, और ये न्यूक्लियर स्पिन ये वाली जो आपकी आ जाएगी। Each of these magnetic field interact with one another and with external magnetic field. However, some of these interaction are strong and other are negligible. Like जैसे मैंने आपको कहा कि जो आपकी है ऑर्बिटल की वो negligible होगी, और जो ऑर्बिट स्पिन है जो अपने एक्सिस पे है वो आपकी क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी। Measurement of interaction with nuclear spin are used to analyze compound in nuclear magnetic resonance and electron spin resonance. कि ये जो आपकी न्यूक्लियर स्पिन है ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है एनएमआर के अंदर, और ईएसआर इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस दोनों का ऑलमोस्ट आपको के प्रिंसिपल सेम है। इन सम in most other situation interaction with the nuclear spin is a very minor effect. Interaction between the intrinsic spin of one electron and the intrinsic spin of another electron are strongest for very heavy electrons such as the actinide. This is called spin-spin coupling. ये जो आपकी आ जाएगी। For these elements, this coupling can shift the electron orbital energy level. ये बात कुछ इस तरह मैं आपको यहाँ पे ड्रा करके बताता हूँ कि ये है ना आपका, मैं कंपाउंड यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। पहले मैं टेट्रा मिथाइल सेलेनियम की एग्जांपल देता हूँ। ये आपका स्टैंडर्ड यूज किया जाता है एनएमआर के अंदर। इसके अंदर टोटल आपके 12 जो हैं वो प्रोटॉन होते हैं। अब ये जो आपका प्रोटॉन है ना ये इस तरह मूव करता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव करता है, यहाँ पे इसका एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप इसको खोल के हम लिखें ना तो ये कार्बन है, एक ये हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन आपका, और एक ये हाइड्रोजन है। अब इसकी जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड, इसकी मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि यहाँ पे जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी वो इफेक्ट
जितना इस पे रखेगी उतना ही इस पे रखेगी, उतना ही इस पे रखेगी। ये क्लियर हो गया आपका। अब दूसरी साइड पे अगर चले जाए ना, तो अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड मैं कंसीडर करूं, तो जो जितना इफेक्ट इस पे रखेगी उतना इस पे रखेगी, उतना इस पे रखेगी। सारे केसेस के अंदर यानी कि 1 2 3 एंड 4 ये आपके पास 12 हाइड्रोजन है। हर एक हाइड्रोजन की जो मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है, या उससे जो फील्ड क्रिएट होगी, उसका इफेक्ट बाकी 11 के ऊपर एक जैसा होगा। इस केस के अंदर क्या होगा कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट, या इसे हम कहते हैं केमिकल शिफ्ट, जो है वो आपकी सारे के सारे 14 प्रोटॉन की क्या होगी, इक्वल होगी। इस केस के अंदर आपका जो NMR इस तरह होगा ना, उसके ऊपर ये एक ही पीक आ जाती है इसकी। एक पी का मतलब ये है कि इसके अंदर 12 प्रोटॉन जो हैं वो एक जैसे इन्वायरमेंट के हैं। क्लियर होगी बात। इसी तरह आपका ये सारा आ जाता है। और अगर इसके अंदर मैं सपोज यहाँ पे कह दूं कि लें जी ये आपका ये CH2 है, एक मैंने CH3 यहाँ पे लगा दिया, अब इसका इफेक्ट जो है बाकी आपके जो 9 है उससे डिफरेंट होगा। जब डिफरेंट होगा तो इसकी पीक एक और जगह पे आएगी, ये 9 जो है इनकी पीक आपकी एक जगह पे आएगी। लाइक ये आपका 9 का आ गया, इसी तरह यहाँ पे इसके अंदर ये जो है ना इस तरह करके एक पीक आपकी आ जाएगी। ये आपका जो ना ये ज्यादा ऊपर की तरफ भी जा सकता है ट्रिपलेट की फॉर्म में। समझ आ गई ये बात, क्लियर हो गया। तो ये यही चीज वो कहता है कि ये आपके स्पिन स्पिन कपलिंग है। फॉर दीज एलिमेंट दिस कपलिंग कैन शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल एनर्जी लेवल। ये डिफरेंट जगह पे जो आपके पास वो स्पेक्ट्रम में आ जाएगा। द इंटरेक्शन बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन इंट्रिंसिक स्पिन एंड इट्स ऑर्बिटल मोशन इज कॉल्ड स्पिन ऑर्बिटल मोशन, यानी कि या कपलिंग कि इलेक्ट्रॉन की और ऑर्बिटल की जो इंटरेक्शन है वो आपकी स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग है, और जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की आपके पास आ जाएगी वो स्पिन स्पिन कपलिंग आपके पास आ जाएगी। Spin orbit coupling has a significant effect on the energy level of the orbital in many inorganic compounds. Microscopic effects such as the attraction of a piece of iron to a bar magnet are primarily due to the number of unpaired electrons in the compound and their arrangement. क्लियर हो गया कि वो जो आपका एक इलेक्ट्रॉन है जब अपने स्पिन यानी कि अपने एक्सिस के गिर्द मूव करता है तो वो ऐसे ही बिहेव करता है जैसे आपका एक टिनी बार मैग्नेट हो। ये एक छोटा सा आपके पास बार हो मैग्नेट का, वो बिहेव करेगा उसी तरह आपका ये जो एक इलेक्ट्रॉन है जब अपने एक्सिस के गिर्द मूव करता है तो वो बिहेव करता है। द वेरियस पॉसिबल केसेस आर कॉल्ड मैग्नेटिक स्टेट ऑफ मैटर। ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म ये मैंने आपको बता दिया, या सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर आपकी दो हैं, ऑर्बिटल मोशन हो सकती है या स्पिन मोशन हो सकती है। ये मैंने आपको डिटेल के साथ बताया, ये जो बताया यही इसी के अंदर सारा लिखा हुआ है। ये देख लें कि यहाँ पे ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका जो है ये स्पिन अप है, ये आपकी स्पिन डाउन है, यहाँ पे ये माइनस हाफ के अंदर है, ये पॉजिटिव हाफ के अंदर है कि ये एक इलेक्ट्रॉन इसका प्लस आ जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है इसका नेगेटिव हाफ आ जाएगा, एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। डायमैग्नेटिज्म या डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ऑल स्पिन आर पेड। मैंने आपको कहा कि सारे जितने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आएंगे सारे हर एक ऑर्बिटल के अंदर जो है ना वो दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे। जब दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो लाइक दिस, तो ये जितना ऊपर की तरफ होगा प्लस उतना ही ये नेगेटिव नीचे की तरफ होगा, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। तो जब कैंसल आउट कर देंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसको अट्रैक्ट नहीं करेगी, क्लियर है, बल्कि इसको क्या करेगी, रिपेल करेगी। वीकली रिपेल्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। These substances have fully filled orbital. Magnetic movement of an electron with spin in one direction is cancelled by that of other electron with spin in the opposite, यानी कि प्लस हाफ नेगेटिव हाफ से कैंसिल हो जाएगा। The compound are diamagnetic when they contain no unpaired electron. A diamagnetic compound has all of its electrons spin paired, giving a net spin of 0 spin paired
प्लस हाफ माइनस हाफ स्पिन पेड हो गए और रिजल्टेंट आपका क्या हो जाएगा, 0 आएगा। डायमैग्नेटिक कंपाउंड आर वीकली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट। क्लियर? The substance which when placed in a magnetic field decrease the intensity of magnetic field then in vacuum are called diamagnetic substances and the property due to which they show this behavior is called diamagnetism। ये अब आप देखें कि ये आपके पास एक सब्सटेंस है, आप उस इस तरह उसको हैंग करें, ठीक है, एक डोरी के साथ। ये डोरी जो है इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। इसके साथ आपने ये सब्सटेंस यहाँ पे जो है वो बांध दी, हैंग की। हैंग करने के बाद आप उसके ऊपर ना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करो। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट ना हो, यानी कि ये इसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो। अट्रैक्ट यानी कि ये इस तरह है ना, तो जब फील्ड अप्लाई करें तो ये एक इस तरह स्ट्रेट लाइन के अंदर यहाँ पे आ जाए। अगर इस तरह की नहीं है तो इसका मतलब है कि ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसके अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपके क्या हैं, पेड फॉर्म में हैं, अनपेड नहीं है। अगर पेड होते तो ये इस तरह आ जाना था, तो वो आपकी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगी। ओरिजिन ऑफ डायमैग्नेटिज्म, ये वही बात है कि उसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपके पेड होंगे, तो उसका इफेक्ट या फील्ड के ऊपर कोई नहीं होगा। ये आप देखें कि ये आपने प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की जो है कि आपने क्या किया कि सस्पेंड करें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। When suspended in a uniform magnetic field, they set their longest axis at right angle to the field। कि ये राइट एंगल है, ये इसकी तरफ नहीं गया, अगर इसकी तरफ जाता तो ये आपका क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक होगा। अब दूसरी बात ये कि आप ये एक ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर आप क्या करें कि अपनी जो है, जो भी आपके पास सब्सटेंस है जिसकी प्रॉपर्टी आपने फाइंड करनी कि पैरा या डाया है, वो फिल करें। फिल करने के बाद एक निशान यहाँ पे होता है, निशान यहाँ पे लगा, आपने इसका सोल्यूशन यहाँ तक फिल कर लिया। फिल करने के बाद आप इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से अगर तो ये ऊपर की तरफ चला जाए तो ये आपका होगा पैरामैग्नेटिक, और अगर ये नीचे की तरफ आ जाए, नीचे की तरफ का मतलब ये है कि ये रिपेल हुआ है फील्ड से, तो ये आपका डायमैग्नेटिक होगा कंपाउंड। क्लियर हो गया, बात समझ आ गई यहाँ तक? अब ये इसी तरह है कि ये सब्सटेंस आपने यहाँ पे रखी है, तो जब आप फील्ड अप्लाई करेंगे उसके ऊपर, तो ये इसके अगर तो ये पैरामैग्नेटिक होती तो इसके अंदर से ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास करती। अब ये इसके अंदर से पास नहीं कर रही मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, बल्कि इसको छोड़ के दूसरी तरफ से ये नॉर्थ से साउथ की तरफ आपकी जा रही है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का ओरिजिन नॉर्थ टू साउथ होगा, तो ये इसके ऊपर की तरफ से इसको छोड़ के जा रही हैं, इसके अंदर से पास नहीं हो रही, तो ये आपकी सब्सटेंस कौन सी होगी, डायमैग्नेटिक। अगर ये इसके अंदर से पास करती तो ये आपकी कौन सी हो रही थी, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। जी क्लास समझ आ गई यहाँ तक? यस सर। जी सर। सिंपल सा टॉपिक है आपका। अब ये पैरामैग्नेटिक, मैंने डायमैग्नेटिक आपको पढ़ाया, पैरामैग्नेट सेम उसका उल्टा है कि इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक वो उसके अंदर प्लस हाफ आएगा, माइनस हाफ तो है ही नहीं, रिजल्टेंट वैल्यू कुछ ना कुछ होगी इसके अंदर, तो उस वजह से ये क्या करते हैं, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, मीन के फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप देखें डाया की तरफ तो हमने वो इस तरह ऊपर यहाँ पे रखा था, ये आपका क्या है, ये बिल्कुल पैरेलल हो गया फील्ड के। क्लियर हो गया? ओरिजिन इसका ये है कि इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये देखें कि ये आपने नॉर्थ साउथ के ऊपर ये रखा, मैग्नेट रखा, ये पीस आपने रखा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इसके अंदर से गुजर जाएंगी, यानी कि इसको बिल्कुल इसके पैरेलल कर देंगी। क्लियर हो गया? अब ये देखें कि इसके अंदर से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो रही है, वहां पे बिल्कुल इसके ऊपर से पास हो गया। अब ट्यूब के अंदर आप रखेंगे तो दूसरे केस में क्या हुआ था कि ये लेवल नीचे की तरफ आया था जब आपने मैग्नेटिक लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, लेकिन इस केस के अंदर जब आप इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब कि इसका लेवल जो है वो ट्यूब के ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, ये सिंपल सा प्रैक्टिकल है, एक छोटा सा, ये अभी हम डिटेल के साथ भी पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंट फॉर डिटरमाइनिंग द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ सैंपल। के अब ये आपके पास है ना, ये सैंपल है और यहाँ पे आपने क्या किया, ये कुछ वेट रख दिया, जैसे आम आपके पास नहीं होता ये वेइंग बैलेंस होता,
तो यहाँ पे आप एक साइड पे क्या करेंगे, जो है ना आप अपना रख लें जो है वेट, वो रख लें सैंपल रख लें, दूसरी साइड पे आप उसके अंदर वेट डाल दें। ये देखें है तो आपका बैलेंस ही ना ये यहाँ से यहाँ तक। तो अब आपने यहाँ पे वेट रख लिया, यहाँ पे सब्सटेंस आपने रख ली और ये आपका 0 पे यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। अब आप क्या करेंगे, इस सैंपल के ऊपर फील्ड अप्लाई करें। अगर तो ये ऊपर की तरफ जाता है और ये आपका वेट नीचे की तरफ आए, मतलब कि ये इसको फील्ड ने क्या किया, रिपेल किया है, तो ये आपका डायमैग्नेटिक है। और अगर ये फील्ड की तरफ आ गया, यानी कि नीचे की तरफ सैंपल आ गया और ये वेट आपका ऊपर की तरफ आ गया, मतलब कि ये चीज आपकी कौन सी होगी फिर, पैरामैग्नेटिक। फील्ड ने इसको अट्रैक्ट किया है। क्लियर हो गया, बात समझ आ गई। Why are substances पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, ये हमने डिटेल के साथ पढ़ लिया है। ये सारा इसका ही आंसर है कि उसके अंदर आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी मूवमेंट से ये आपका हो जाता है पैरा या डाया है। ये केस यहाँ पे दिखाया हुआ, ये देखिए ये स्केप प्लेनर ज्योमेट्री, इसको एक्सप्लेन किया गया यहाँ पे कि नहीं। चलो इसको हम देखते हैं, देख लेते हैं। It is due to the presence of one or more unpaired electron in the molecule or atom or ion of a substance that the substance show paramagnetic character. Similarly, the presence of all the electron in the paired state make the substance diamagnetic. Clear हो गया यहाँ तक? Explanation हम देते हैं. This can be explained. We know that an electron is a charged particle and it has orbital motion and spin motion. Clear हो गया? Due to these two type of motion, an electron create a magnetic field. Each unpaired electron in an atom, an ion or a molecule or substance may be regarded as a micromagnet which has a definite value, defined value of a magnetic moment. ये बात तो हमने पहले डिस्कस कर ली है. If the substance has many unpaired electrons, these electrons obviously will have the same spin and hence the magnetic moment of each electron will be equal and in the same direction. Thus, the magnetic moment of each unpaired electron will not be cancelled by the magnetic moment of the other unpaired electron present in the substance. इनके जितने भी उसके अंदर unpaired electron आ जाएं, जितने भी उसके अंदर आ जाएंगे, वो सारे के सारे हर एक अपना जो है ना वो फील्ड क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। वो एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट नहीं करेंगे क्योंकि वो डिफरेंट ऑर्बिटल के अंदर है। अगर सेम ऑर्बिटल के अंदर होंगे तो वो कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि ये डिफरेंट ऑर्बिटल के अंदर है तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं करेंगे बल्कि इनहांस कर देंगे। Consequently, if such a substance is placed in the magnetic field, it experiences attraction and hence show paramagnetic character. The molecules, atom or ions of a paramagnetic material has a definite value of magnetic moment. Now consider the case of substance in which one or more orbital contain paired electron only. ये आपके पास यहाँ पे ना कि ये यहाँ पे सारे के सारे आपके इलेक्ट्रॉन पेड हैं तो इसका कोई पैरामैग्नेटिक करैक्टर नहीं होगा, ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है आपके पास. Since the two paired electrons residing in the same orbital have opposite spin, the spin magnetic moment of one electron will be equal and opposite to that of the other electron occupying the same orbital. This will result in that the magnetic moment of one electron will be cancelled by that of the other electron residing in the same orbital. And consequently, if such a substance is placed in the magnetic field, it experiences repulsion and hence show diamagnetic behavior. बात समझ आ गई ये? अब इस केस के अंदर अगर आप देखें, ये कॉपर का केस है तो यहाँ पे आपका क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है. अब जब इसके साथ आपका अमोनिया आता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन आपका इसमें, ये दो इलेक्ट्रॉन आपके जो है ना ये निकलते हैं और ये एक इलेक्ट्रॉन आपका ये यहाँ पे मूव कर जाता है. जब ये यहाँ पे मूव करेगा तो आप देखेंगे रिजल्टेंट जो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स आपका बना है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, अनपेड है. ये वीबीटी हमने पढ़ी हुई है पहले भी. तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो आपका अनपेड है इसकी वजह से क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक करैक्टर शो करेगा. क्लियर हो गया? क्योंकि इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो इन सब के ऊपर हैवी होगा. जब इन सब के ऊपर हैवी हो जाएगा तो ये पैरामैग्नेटिक करैक्टर शो करेगा. क्लियर हो गया बेटा? बात समझ आ गई? यस सर. ये आपका है अकॉर्डिंग टू जो है CFT. तो ये अगर आप देखें ना तो ये आपका NO2 मॉलिक्यूल है और ये आपका F के साथ है,
ठीक है, आयरन का NO2 के साथ और ये फ्लोराइड के साथ है। ये आपका जो है केस, इसमें आपका ये जो ज्योमेट्री है आपकी, ये आपका T2G है, ये आपका EG है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर ये केस आपके पास आता है। ठीक हो गया। तो इसमें आपके जो है ना वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अनपेड हैं, क्योंकि ये वीक फील्ड है, ये आपका स्ट्रॉन्ग है, तो ये इसने पेड किया हुआ यहाँ पे। ये आपका चूंकि यहाँ पे है एक इलेक्ट्रॉन आपका अनपेड है, ये भी पैरामैग्नेटिक है। ये तो सारे ही आपके वन पर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी पैरामैग्नेटिक है। लेकिन यहाँ पे जो पैरामैग्नेटिक करेक्टर यानी कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू आएगी वो 1 पॉइंट समथिंग होगी, जबकि यहाँ पे जो आपकी मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू आएगी वो 5 पॉइंट समथिंग आएगी। ये अब आपके एग्जांपल दी हुई हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और आयन है, ये उसका बिहेवियर शो किया गया है, ज्योमेट्री है, ये हिब्रिडाइजेशन और ये उसकी ज्योमेट्री है। क्लियर हो गया। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, हाँ जी, पिछले वाले में से कोई बात पूछनी है तो बताएं क्लास। नो सर। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। यस सर। यस सर। जी सर आ रही है। ओके जी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, just as in the diatomic molecule, the magnetic property of a coordination compound can provide indirect evidence of the orbital energy level. Orbital energy level जो आपके splitting है उसकी बात कर रहा है। Hund's rule required the maximum number of unpaired electron in energy level with equal or nearly equal energies, यानी कि अगर सेम ऑर्बिटल एनर्जी के आते हैं तो हर एक के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आपका जाएगा। Diamagnetic compound with all electron paired are slightly repelled by a magnetic field, ये बात हमने पढ़ ली है। When there are unpaired electron, the compound is paramagnetic and is attracted into a magnetic field. The measure of this magnetism is called the magnetic susceptibility, कि जो आपके पास है ना कि कितनी फोर्स के साथ वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, उसकी मेजरमेंट जो है यानी कि कितना अट्रैक्ट हो रहा है, कितनी फोर्स के साथ वो अट्रैक्ट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, वो उसकी मेजरमेंट जो है यानी कि मैग्नेटिज्म की जो मेजरमेंट है वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहलाती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर मेजर्ड इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, ये म्यू कह रहा है, मैग्नेटिक मूवमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। But for various substances, magnetic movement cannot be measured directly, so we can find first magnetic susceptibility and then it is converted into magnetic movement. Clear हो गया? इनके मैग्नेटिक मूवमेंट हमें बताएगी कि वो कितना अट्रैक्ट हुआ। तो जिन केसेस में डायरेक्टली हम मेजर नहीं कर सकते वहां पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी करते हैं मेजर, फिर उसके बाद उसको मैग्नेटिक मूवमेंट के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। So chemically useful information can be obtained by proper interpretation of the measured values of magnetic movement. Magnetic movement cannot be measured directly, but first find the magnetic susceptibility of substance, then it is possible to calculate the magnetic movement of a paramagnetic ion or atom. Useful information क्या है कि ligand nature का हमें पता चल जाता है, particular metal oxidation state क्या है, यानी कि ligand nature वो हमें बताएगी कि metal की oxidation state क्या है, कॉम्प्लेक्स के अंदर पेड या अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये आपके पास यूजफुल इंफॉर्मेशन है कि लिगेंड नेचर और कॉम्प्लेक्स नेचर का हमें पता चल जाता है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज अ मेजर ऑफ कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू टेक अप मैग्नेटाइजेशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो कितना अट्रैक्ट हुआ, इसकी मेजरमेंट की जो कैपेसिटी है वो आपकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहलाती है। Greater the magnetization of a substance, greater will be the magnetic susceptibility, कि जितनी ज्यादा उसकी कैपेसिटी होगा उसको अट्रैक्ट करने की, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू आपके पास आएगी। When a substance is placed in a magnetic field of strength H, अब आपने क्या किया कि एक सब्सटेंस ली और उसके एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जिसकी स्ट्रेंथ आपके पास H है। The magnetic flux B जो है, the electromagnetic line of force in a region within a substance is given by, कि B आपके पास H plus 4 pi I आ जाएगा, यानी कि ये जो आपका ना B, ये आपका है कि उसमें से कितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो रही है, कि ये आपकी फील्ड की स्ट्रेंथ है। इस स्ट्रेंथ वाली फील्ड के अंदर आपने सब्सटेंस को रखा
और ये वो वैल्यू कि उसके अंदर से कितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास कर रही है। और ये फैक्टर आपका क्या है इसके अंदर, आई आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। अब इसको दोनों साइडों पे आप एच से जो है ना वो डिवाइड करें। एच आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ जो है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उससे आप दोनों साइडों पे डिवाइड कर दें, बी ओवर एच, ये एच ओवर एच, ये आपका 4 पाई आई ओवर एच आ गया। ये जो आपका है बी ओवर एच, ये आपका कहलाता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मींस हाउ मच सब्सटेंस इज अलाउड, कि कितनी वो अट्रैक्ट हुई है उसके तरफ। और 1 ओवर एच आपका आ जाएगा काई वी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी। हमने अभी जो है ना मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी देखी काई, ये आपका है जो है ना वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी। क्लियर है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम, या उसे हम कहते हैं कि वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी। अब आपके पास यही आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 4 पाई और आगे काई वी आ गया, और ये आपका पी के इक्वल हो गया। द परमेबिलिटी ऑफ बी ओवर एच इज जस्ट द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द लाइन ऑफ फोर्स, रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, क्लियर हो गया, within the substance to the density of such lines. Magnetic line of force greater if paramagnetic substance present. Clear हो गया, बात समझ आ गई। This region have its own magnetic flux and if paramagnetic then density of magnetic line of force will be increased. Paramagnetic होगी ना तो जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो सारी की सारी सैंपल के अंदर से होके गुजरेंगी। जब सैंपल के अंदर से होके गुजरेंगी तो डेफिनेटेड डेंसिटी आपकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की उस जगह पे इंक्रीज हो जाएंगी। इन केस ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर लेस। डायमैग्नेटिक के केस में तो डेफिनेट कि जो आपकी सब्सटेंस उसके अंदर से तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ने पास ही नहीं करना। जब उसके अंदर से पास ही नहीं करेगी तो आपकी जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। इफ द सब्सटेंस इज डायमैग्नेटिक देन डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स विल बी डिक्रीज। अंडरस्टूड है, क्लियर हो गया। अब ये आप इलुसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एटम है आयरन का, कॉम्प्लेक्स दो हैं, ए है और बी है। एक जगह पे वो कहता है कि बोहर मैग्नेटन आपका जो उसकी वैल्यू यानी कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या है 5.9 और दूसरी जगह पे वैल्यू कितनी है 4.9 है। ये आपका 5.9 कि ये आपकी जो है ना, मैंने पीछे आपको कहा कि जहां पे एक इलेक्ट्रॉन था मैंने कहा कि 1 है बोहर मैग्नेटन, और जहां पे मैंने 5 थे तो मैंने कहा कि ये 5 है। क्लियर हो गया। तो ये आपका 5 है तो इसका मतलब ये है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 5 है। ये 4 है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है। जब 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इसकी स्प्लिटिंग आप ड्रा कर लें अकॉर्डिंग टू CFT, तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। और अगर इसकी ड्रा करेंगे आप तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये आपकी जो है वो +2 है। जब +2 है या +3 है तो इससे आपको पता चल जाएगा इसके साथ लिगेंड कितने अटैच हो सकते हैं। मतलब अगर आपके पास बोहर मैग्नेटन की वैल्यू है तो आप मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड कर सकते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। जब ये आपने फाइंड किया तो आप बता सकते हैं कि इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट ये है, बॉन्ड टाइप ये है, स्टीरियोकेमिस्ट्री ये है। बॉन्ड टाइप स्टीरियोकेमिस्ट्री मतलब कि उसकी ज्योमेट्री आप बता सकते हैं। क्लियर हो गया, समझ आ गई ये बात। इलुसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। डी क्लास क्लियर है? यस सर। तो बात यहां तक पूछनी। अच्छा जी, मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसमें 2 मेथड आपके यूज किए जाते हैं, फैराडेज मेथड है और गॉस मेथड है। पहले हम डिस्कस करते हैं गॉस मेथड। जो फैराडेज जो आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की मेजरमेंट के लिए वो गॉस मेथड पहले हम डिस्कस करेंगे।
इट इज बेस्ड ऑन वेइंग बैलेंस। पीछे अब मैंने एग्जांपल नहीं दी आपको, जो जहाँ पे हमने पैरा और डाया देखा था कि हमने कहा कि ये बैलेंस है, इसके एक साइड पे वेट रख लें, दूसरी साइड पे आप अपना सब्सटेंस रखें, फील्ड अप्लाई करें, ऊपर की तरफ गया तो डाया है, नीचे की तरफ आ गया तो पैरा है। वो उसी तरह का वेइंग बैलेंस है, जैसे ज्वेलर के पास नहीं होता बैलेंस, उसी तरह आजकल तो वैसे उनके पास भी डिजिटल हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव जो होते हैं, तो पहले जो बैलेंस होता था ना उसी तरह का आपने बैलेंस लेना है। The apparent weight of a substance in air is greatest in the presence of applied magnetic field than its weight in the absence of applied magnetic field। कि जब आपने उसके ऊपर वेट रखा, सब्सटेंस को आपने उसके साथ हैंग किया, फील्ड अप्लाई करेंगे, बगैर फील्ड उसका कुछ और वेट है, जब आपने फील्ड अप्लाई कर दी तो उसका वेट कुछ और हो जाएगा, और रिपेल हो रहा है या अट्रैक्ट हो रहा है। द डिफरेंस इन वेट dominates the force acting on the sample to draw it into the field। ये पैरामैग्नेटिक की सब्सटेंस का है, क्योंकि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की आएगी कि अगर सपोज वो शुरू में उसका जो है वेट 10 था, जब आपने फोर्स उसके ऊपर अप्लाई की यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो वो 15 आ गया। इनका जो डिफरेंस है वो आपके पास आ जाएगा फोर्स की फॉर्म में। दिस फोर्स कैन बी रिलेटेड टू वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी। If greater the weight of substance, greater it will be attracted by magnetic field. So paramagnetic substance have greater weight. Parts of Gauss balance, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, सेंसिटिव बैलेंस है, और ये ग्लास ट्यूब है। ये डायग्राम अभी ये है आपके पास कि ये आपके पास बैलेंस है, यहाँ पे वेट आपका कम ज्यादा होना है, दूसरी साइड पे आपने ये एक ट्यूब जो है वो हैंग की हुई है, और ये आपका जो है वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो इसके ऊपर आपने अप्लाई करना है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट आपके हैं। ठीक हो गया। ये आपकी ग्लास ट्यूब है, इसको आपने नॉन मैग्नेटिक कॉर्ड के साथ जो है सस्पेंड किया, ये कैप है, क्लियर है। यहाँ पे आपने सैंपल जो है ना वो पैक करना होता है, फिर उसके ऊपर आपने फील्ड अप्लाई करनी है। ये आपका जो है ना एक है वो गॉस मेथड का जो है ना जो यूज हो रहे हैं इसके अंदर। ये W1 W2 माइनस W1 के जब आपने इसके अंदर यहाँ पे अपना सैंपल रखा तो उसका वेट का लिया, वो W1 था। जब आपने उसके ऊपर वेट अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो जो वेट आएगा वो आपका W2 हो जाएगा। इसमें से आप निकालें तो वो फोर्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। स्पेसिमन प्योर सब्सटेंस whose magnetic property to be found in the form of solution, liquid or powder, solid, finely divided solid। अच्छा, फाइनली डिवाइडेड सॉलिड का मतलब यह है कि वो बिल्कुल आपका जो ना पाउडर की फॉर्म में हो। ये ना हो कि वो आपका सैंपल जो है वो पाउडर फॉर्म में ना हो, इक्वल साइज का ना हो। जब इक्वल साइज का ना ही होगा ना तो आपने जैसे इस ट्यूब के अंदर उसको पैक करना है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ ना, जो अभी मैंने दिखाई भी है कि ये ट्यूब है, इसके अंदर आपने पैक करना है। तो जब आपका सैंपल इक्वल साइज का नहीं होगा ना, तो सपोज अगर ये ऊपर आपका एक बड़ा पीस आ गया तो नीचे यहाँ पे कैविटी रह जाएंगी। ये जो कैविटीज हैं, जब इसके अंदर से आपकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इसमें पास होगी, जाके मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स और जो इस सैंपल के अंदर से पास होगी, इनकी वैल्यू सेम नहीं होगी। जब वैल्यू सेम नहीं होगी तो आपकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के अंदर एरर आएगी। तो फाइनली डिवाइडेड सैंपल आपने लेना है। इस फील्ड इन द ट्यूब टू नॉन वॉल्यूम, अंडरस्टूड है कि हमें ट्यूब का वॉल्यूम पता होगा कि इसके अंदर इतना सैंपल आपका आएगा। दिस ट्यूब इज सप्लाइड इन सच अ वे दैट लोअर एंड ऑफ द सैंपल इज इन द सेंटर ऑफ द मैग्नेटिक पोल वेयर अ फेयरली यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज मेंटेन। या देखें ना कि ये आपका क्या है कि लोअर एंड आपका फील्ड के अंदर है, ये नहीं है कि ये हमने फील्ड के बाहर कर दिया। लोअर एंड आपका फील्ड के अंदर होगा इस ट्यूब का, ताकि यहाँ पे आपकी यूनिफॉर्म फील्ड जो है वो अप्लाई और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इसके अंदर से पास कर रही हूँ। When a magnetic field is applied to sample, it is either attracted or repelled by magnet and its weight is apparently changed. Tube becomes heavier if the substance is paramagnetic and lighter if it is diamagnetic. Diamagnetic lighter mean कि वो ऊपर की तरफ रिपेल हो जाएगी तो आपका वेट जो है वो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा शो हो जाएगा। और अगर आपका क्या है
कि वो पैरामैग्नेटिक है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, तो वेट आपका क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ और उठ जाएगा। The force of attraction or repulsion experienced by a sample can be counterbalanced with the weight in the other pan of the balance। आप उतना उसके अंदर वेट डालेंगे, कम ज्यादा जो भी होगा। The force can be given by the following expression। इससे आपके फोर्स कैलकुलेट करते हैं, 1/2 काई वी ए इंटू एच स्केयर माइनस एच नॉट स्केयर। एफ आपका फोर्स एक्टिंग ऑन द सैंपल है, का एक वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी है, एक आपका जो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ट्यूब है या सैंपल ट्यूब है, एच नॉट मैग्नेटिक फील्ड एट एंड ऑफ द पोल विच इज नेग्लिजिबल। क्लियर हो गया। और एच आपका जो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, ये आपका जो ना यहाँ पे ये नेग्लिजिबल है आपका एच नॉट जो है। क्लियर हो गया, समझ आ गई? नहीं सॉरी, एच स्केयर आपका ये नेग्लिजिबल है यहाँ पे, ये तो हमने अप्लाई किया ना फील्ड। ये आपका जो एच नॉट एट द बॉटम जो है ना, ये आपका नेग्लिजिबल हो जाएगा। क्लियर हो गया? सॉरी सॉरी सॉरी, ये एच नॉट एच स्केयर जो आपका ये आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, और एच नॉट आपका जो है वो नेग्लिजिबल है, एच नॉट ये वाला यहाँ पे जो है, ये वाला यहाँ पे नेग्लिजिबल होगा। ये तो इसके अंदर से पास हो रहा है तो इसकी वैल्यू होगी। अच्छा जी, तो इफ एच नॉट इज निग्लेक्टेड देन एक्सप्रेशन बिकम, हमने पीछे ये कहा ना कि इसको निग्लेक्ट कर दें इसमें से, तो बाकी ये आपके पास आ जाएगा। तो दिस फोर्स इज काउंटर बैलेंस बाई एन अपेरेंट चेंज इन द बैलेंस, ग्रेटर फोर्स इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिक या ग्रेटर वेट चेंज एज। ये आपको पता है ना, वो जो आप इनर्शिया से पता वो कश्य शकल से जो भी फार्मूला लगा के लगाते थे, तो उसे आप ये फोर्स फाइंड कर लेते हैं। तो ये वेट इन चेंज आपका आ गया, जी आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। बाय कंपेयरिंग, अब दोनों साइडों पे फोर्स है ना, इसके भी और इसके भी, जो ऊपर वाली आपकी ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है, इसको आप कंपेयर कर दें, ये और ये कंपेयर कर दें, तो यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। These values are comparatively not absolute, so calibration required here। अब आपका क्या है कि कैलिब्रेशन रिक्वायर्ड है। अब इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास यहाँ पे वैल्यूज आ जाएगी ना, जो मैग्नेटिक मूवमेंट की या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की, वो एक्यूरेट नहीं है, कहीं ना कहीं आपकी जो ना वो एरर के चांसेस हैं। तो इसलिए फिर क्या करते हैं कि इस बैलेंस को काम करने के लिए करने से पहले इसकी कैलिब्रेशन करते हैं। कैलिब्रेशन का मतलब ये है कि आपने जो चीज यहाँ पे अभी तो सैंपल इसमें डाला है, सैंपल से पहले आप कोई ऐसी चीज यहाँ पे डालें जिसका आपको पता है कि ये इतना मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी उसकी होती है, इतना मैग्नेटिक मोमेंट उसका है, वो डाल के आप चेक करें कि क्या ये आपकी जो नीडल है ये जीरो पे आती है कि नहीं आती। अगर ये नीडल पे जीरो पे नहीं है, डिफ्लेक्शन शो करती है प्लस माइनस की, तो मतलब इसके अंदर एरर है। फिर उस एरर को आपने दूर करना है, यानी कि इसकी कैलिब्रेशन आपने करनी है। कैलिब्रेशन therefore required, so it done by standard sample। ये भी मैं आपको बताता हूँ, ये सैंपल यहाँ पे दिए हुए हैं। The strength of applied field H is difficult to measure, not accurately। ये मैंने आपको बता दिया है। Measurement of susceptibility of paramagnetic solids, ये उसी तरह के आपने उसके अंदर डालना है, उसको अप्लाई करना है। तो कैलिब्रेशन आप कैसे करेंगे? द कैलिब्रेशन डन, ये आपके पास फॉर्मूला हमने कहा है, H आपका स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर, it is difficult to measure applied magnetic field accurately। In order to overcome this difficulty, the magnetic balance is first calibrated with the standard compound whose susceptibility is accurately known and then used for unknown sample। तो suppose मैं कहता हूँ कि मेरा जो सैंपल है, जो वाटर है, इसकी मुझे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है ना वो 10 है। तो मैंने क्या किया कि सैंपल डाला उसके अंदर, ट्यूब के अंदर, और देखा कि जब मैंने उसके साथ है किया अप्लाइड फील्ड अप्लाई की, तो क्या वो 10 पे आया? अगर तो 10 पे है तो कैलिब्रेटेड, अगर 10 पे नहीं आया तो फिर मैं उसको 10 पे लेके आऊंगा ताकि इसकी कैलिब्रेशन हो जाए, इसके अंदर जो एरर है वो खत्म हो जाए। आपने देखा है ना कि जैसे आप विंग बैलेंस को यूज करते हैं तो उसके ऊपर पेपर रखते हैं तो उसका टीयर करते हैं, वो जीरो पे हो जाता है। इसी तरह आपने क्या करना है कि उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है उसके ऊपर आपने बैलेंस और उसको लेके आना है इंस्ट्रूमेंट को, गॉस मेथड को, ऑपरेटर्स को जो है। The susceptibility of sample unknown substance may be obtained by comparing force of attraction
इन टर्म ऑफ वेट चेंज इन स्टैंडर्ड एंड नाउन सैंपल, कि ये आपके पास जो स्टैंडर्ड है और अननाउन जो है उसके साथ आपने कंपेयर करना है। रिलेशनशिप ऑफ स्टैंडर्ड यही इक्वेशन है, तो यहाँ पे काई वी की जगह पे आपने एस का देना है, डब्ल्यू आपका स्टैंडर्ड का आ गया, ठीक हो गया। इसी तरह आप ये कर लेंगे कि जो अननोन है उसके लिए आप एक्स लिख लें, तो इन दोनों का आप कंपेयर कर लें, कंपेयर करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ये रिलेशन जो है ना। तो इससे आप क्या करेंगे कि यानी कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो आप फाइंड कर लेंगे। काई एस आपका वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड सैंपल, डब्ल्यू डेल्टा डब्ल्यू वेट चेंज फाइंड बाय बैलेंस। दिस relationship enables us to calculate volume susceptibility of unknown sample by recording weight change of calibrant used as standard and sample in the magnetic field. So this relation hold good if the sample and standard sample आपका वही जिससे कैलिब्रेशन आप कर रहे हैं, सॉरी स्टैंडर्ड सैंपल तो कोई भी आपका हो सकता है, इन द सेम वॉल्यूम सेम ग्लास ट्यूब एंड प्लेस इन फेयरली यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट फीड। जितना आपने सैंपल लेना है उतना स्टैंडर्ड लेंगे, उतना ही वॉल्यूम दोनों का लेंगे, सेम ग्लास ट्यूब के अंदर। ये नहीं है कि एक दफा एक ट्यूब के अंदर कर लिया स्टैंडर्ड, एक ट्यूब में किया सैंपल दूसरे में कर लिया, नो, एक ही ट्यूब के अंदर लेंगे, क्योंकि जो ट्यूब का डायामीटर है वो वेरी कर सकता है, उसकी थिकनेस वेरी कर सकती है, उसकी मोटाई वेरी कर सकती है। जब ये पैरामीटर चेंज होंगे तो जो उसके अंदर से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास होनी है, जो स्टैंडर्ड आपने पहले किया, तो जो स्टैंडर्ड के अंदर से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास हुई और जब दूसरे के अंदर करेंगे तो वो चेंज होंगी। तो ये नहीं होना चाहिए, सेम होगा। प्लेस इन फेयरली यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट फील्ड, जितनी फील्ड आपने स्टैंडर्ड पे की है उतनी आप सैंपल पे करेंगे, जिस पोजीशन पे आपने ट्यूब को हैंग किया है स्टैंडर्ड में उतना ही आप सैंपल के अंदर करेंगे। ड्यू टू दिस कंडीशन Gauss मेथड शुड गिव relatively good result, not accurate. This method is not absolute method because it is comparative method, कि उसने स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके हमें रिजल्ट दिया है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं दी। as here all use non standard sample। बात समझ आ गई? प्रिकॉशंस आपकी क्या है Gauss मेथड के अंदर? द सैंपल ट्यूब लेंथ मस्ट बी 3 to 10 सेंटीमीटर इज ऑफ पायरेक्स ग्लास, कि ट्यूब आपकी 3 से 10 सेंटीमीटर की हो और पायरेक्स की बनी हो। क्वालिटी वाइज स्पेशल ग्लास, फ्लैट जो आपका पायरेक्स होता है, फ्लैट एंड क्लोज एट द बॉटम एंड शुड हैव यूनिफॉर्म डायमीटर, मींस सेम थिकनेस उसकी हो। टेस्ट सैंपल सब्सटेंस या सैंपल, the test substance sample is packed in the form of powder uniformly in the tube, सेम आपका साइज होगा, पाउडर फॉर्म में होगा ताकि यूनिफॉर्मली जो पैक हो जाए। सैंपल शुड बी कैप्ड, उसको ऊपर से कैप करेंगे कि उसके अंदर एयर ना आए, एयर आएगी तो वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो उसके अंदर से पास होंगी वो आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। स्टैंडर्ड्स, सॉलिड स्टैंडर्ड जो आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं वो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है, उसके अलावा मरकरी 2 टेट्राथायोसाइनो साइनेटो कोबाल्टेट 2, ये आपके स्टैंडर्ड्स के अंदर यूज हो सकते हैं। इसके अलावा लिक्विड के अंदर आपका जो है वो निकल क्लोराइड है, और इसके अलावा जो स्टैंडर्ड है प्लाटिनम है, वाटर है, मोर साल्ट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ये भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ Gauss मेथड, सिंपल ऑपरेटर्स इज रिक्वायर्ड, लाइक बैलेंस आपने देखा ही है कि इतना कोई मुश्किल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड बैलेंस नहीं है। सिंस द अमाउंट ऑफ सैंपल इज क्वाइट लार्ज इवन अ केमिकल सब्सटेंस का मेजर द वेट चेंज, के ज्यादा अमाउंट के अंदर चाहिए ना, हमने चेंज इन वेट जो है वो मेजर करना है। ये तो नहीं है कि आपके पास नैनो के अंदर सैंपल हो तो वो उसको आप मेजर कर लेंगे, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो लार्ज क्वांटिटी आपके सैंपल की चाहिए। सैंपल simple chemical substance may be used rather than sensitive balance, यानी कि सिंपल केमिकल बैलेंस आप यूज कर सकते हैं रादर सेंसिटिव बैलेंस के। डिसएडवांटेजेस, अ लार्ज अमाउंट ऑफ सैंपल इज रिक्वायर्ड, क्योंकि मैंने ऊपर भी कहा कि हमने चेंज इन वेट मेजर करना तो सैंपल हमें ज्यादा चाहिए, ये लिमिटेशन है इसकी। पैकिंग ऑफ लार्ज ट्यूब इज क्रूशियल फॉर सॉलिड सैंपल, कि अगर आपके पास यूनिफॉर्म साइज का सैंपल नहीं है तो उसकी पैकिंग जो है उसमें प्रॉब्लम होगी, जब प्रॉब्लम होगी यूनिफॉर्म नहीं होगी
तो उसके अंदर आपकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू है वो सेम नहीं आई होगी, इसमें एरर आपके आएंगे। जी बेटा जी, यहाँ तक कोई बात पूछनी है तो ये आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो एंड हो गया। कोई बात पूछनी है तो बताएं जी क्लास। कुछ पूछने हैं कि सो गए नो सब? सर, नो No, सर, sir. No, sir. कोई बात पूछनी नो है? सर कुछ नहीं पूछना। नो सर सर, कुछ असाइनमेंट नहीं का पूछना पूछना। था बस। एक्सक्यूज मी सर।